नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी मैं क्लास में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। कितनी क्लासेस आपने अभी तक ली है और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितना तैयार है, ये सारी आकलन आप यहाँ पे करेंगे। आप लोगों से बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी क्लासेस के लिंक जो है शेयर कर दी जाती है और आप लोगों को पता चल जाएगी कि कौन सी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो है मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रांति दी हुई है, कई क्रांतियाँ हैं। आप सभी को पता है कि कृषि में जो है ढेर सारी क्रांतियाँ अपनाई गई, तो हम कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो है आप सभी का खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो है किसके लिए, कहाँ पे शुरू हुई है, किस क्रांति से शुरुआत हुई। ठीक है, तो किस यहाँ पे हो जाएगा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है सबसे पहले जो है हरित क्रांति भारत में पहली बार जो है सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1968 क्या। ठीक है, और ये अगर हम बात करें कि इसके जो है हरित क्रांति की जो जनक हैं वह कौन है, तो आप सभी को पता है कि एम.एस. स्वामीनाथन को आपने सुना है कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहलाए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है, यहाँ हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, तो गेहूं की बुआई आप लोग देखेंगे और खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। ठीक है, किससे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करें कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1964 से 65। ठीक है, और यह जो है श्वेत क्रांति में जो है दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने के लिए जो है इस क्रांति की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का 1। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन का क्या हो जाएगा 3rd, यानी श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन जो है किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति से। किससे संबंधित है, नीली क्रांति से। ठीक है, नीली क्रांति हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें कि नीली क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो नीली क्रांति, तो अगर हम आपको बता दें कि नीली क्रांति की जो शुरुआत है वो देश के मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए चलाई गई, और जो है भारत व विश्व का दूसरा सबसे बड़ी मछली उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, एक्वाकल्चर राष्ट्र बन गया है। ठीक है, तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालन का क्या बन गया है, राष्ट्र बन गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उर्वरक किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से। किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से। ठीक है, इसके अलावा पीली क्रांति है। ठीक है, गुलाबी क्रांति है, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस में है, आपका ऑप्शन ए में ही है, 1 3 2 4। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूक्ष्म सिंचाई होती है इसकी पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखेंगे कि मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में जो भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे 3rd वाला सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 और केवल 3। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों, सॉरी 3rd है यह, तो बताएंगे आप लोग जो है कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। तो 4:2:1 के अनुपात में किया जाना चाहिए। कितना, कृषि में जो विभिन्न किस्मों के उर्वरक का उपयोग है वह 4:2:1 के अनुपात में किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो यह है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति आपसे पूछ सकता है कि ड्रिप सिंचाई जो है किसके लिए की जाती है। ठीक है, तो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान क्या माना जाता है, इजराइल। ठीक है, इजराइल में जो है ड्रिप सिंचाई पद्धति मान्य है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला कि छिड़काव, क्वेश्चन नंबर 5 है कि छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है। तो बता दें छिड़काव सिंचाई जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है। छिड़काव सिंचाई कहाँ पे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है किन फसलों के लिए किया गया है मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना। तो चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू। किसके लिए? चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? यहाँ पे आपको बताना है तीनों ऑप्शन को पढ़ना है कि कृषि में जो शून्य जुताई का क्या लाभ है। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव। तो क्या यह है? बिल्कुल, यह बिल्कुल है कि जो है शून्य जो जुताई है इसका लाभ है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधा का नर्सरी बनाए बिना धान की बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तो बिल्कुल इसमें जो है इसका लाभ जो है यहाँ पे सीधे हो जाएगा कि चावल की जो है नई पौधों का नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नए नम मृदा में सीधे रोपण संभव है और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए IAS 2020 में पूछा गया था एग्ज़ाम। ठीक है, ये अगला देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है देहरादून में। ठीक है, यानी 3rd। अगर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है झांसी में। ठीक है, अगर बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है जोधपुर में, यानी 1। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। क्या है? 3, 4, 1, 2 किस में है? 3, 4, 1, 2 जो है ऑप्शन बी में आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है। संस्थान दिया हुआ है और कौन से स्थान पर है वह संस्थान, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रेडी होंगे तो इसलिए सारे नोट करते चलेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो क्या ये वाराणसी में अवस्थित है? तो बिल्कुल वाराणसी में अवस्थित है। अगर हम बात करें केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो यह क्या श्रीनगर में है? तो बिल्कुल नहीं, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। यह कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। ठीक है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा सभी सही सुमेलित है। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1983 में। कब किया गया? 1983 में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और इसको स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? तो AICTE द्वारा, जो नई दिल्ली के द्वारा जो है स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो यह कहाँ पर है? कानपुर में है। क्लियर। अगला देख लेते हैं कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? और वहीं से आप सभी की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का सबसे जो अगर पूछे कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, तो वहाँ जो है आपका भारतीय जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय से हुई, जहाँ पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और यह पंतनगर उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इसका नाम जो है 1972 में बदल के क्या कर दिया गया है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। लिख लीजिएगा अच्छे से कि इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? 1972 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ठीक है, और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर में है। क्लियर। चलिए अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है आपका कटक में। कटक उड़ीसा में जो है यह आप सभी का संस्थान अवस्थित है। इसकी स्थापना 1946 में की गई। ठीक है, और यह जो है अनुसंधान
ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करता है। ICAR जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जो है कार्य करता है। कौन? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ला भी लिखा होगा कहीं कहीं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये समैया जो है रोल और ये सब चीज़ों के लिए जो है फेमस है। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो यह झारखंड रांची में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? झारखंड रांची। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा? इंडियन जो है लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, यहाँ आप बताएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप सभी को बहुत ही कम फ़ी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इस समय जो है रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पे अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 6 मंथ की जो है फ्री मिल जाएगी। क्लासेस प्लस क्लासेस आपको फ्री रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग अभी लेते हैं, कब से कब? 25 जनवरी से, यानी कल से स्टार्ट है और कल तक यह रहेगा। 25 जनवरी से 27 जनवरी तक यह ऑफर है। और आप लोग इसकी छूट के लिए क्या कर सकते हैं? सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं 10% और डिस्काउंट के लिए। तो फटाफट जो है आप सभी लोग जो है इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी की जो है एक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। आप सभी को पता है कि यह टेस्ट सीरीज़ जो है हमेशा आपकी चलती है और एवरी संडे। और ये UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टॉप 25 रैंकर्स को कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिल्कुल देरी ना करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप सभी लोग। अगर फ़ी क्राइटेरिया की बात करें कि फ़ी क्या है, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका फ़ी होता है 9,350 रुपये। और अगर आप चाहते हैं कि 10% और डिस्काउंट हो जाए तो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करिए, 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8,415। कब? जब सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करेंगे। और अगर आप अभी लेते हैं, आज लेते हैं और आज से कल तक में लेते हैं यह सब्सक्रिप्शन, तो आपको 6 मंथ का जो है यहाँ पे और भी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करिए। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताएंगे आप सभी लोग। तो यह कहाँ पर अवस्थित है आप सभी का? तो यह भरतपुर में है। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 16 है। यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है और बताना है कि किसका कौन सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है आप सभी का जयपुर राजस्थान में अवस्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है गाजियाबाद में अवस्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है नागपुर में अवस्थित है। तो इसका जो है सही क्रम में अवस्थित दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन रेडी हो रहा है और ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पे है? नागपुर में। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखेंगे फटाफट। यहाँ पे क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन, मतलब आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले कि फॉर्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, तो बिल्कुल कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, बिल्कुल नहीं। फॉर्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, बिल्कुल सही है। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, नहीं। हाँ नहीं, ये तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो है कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे आपका फॉर्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए और फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। लेकिन आपका सेकंड और थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1
3 और 4, यह ऑप्शन सही है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, देखें 1 3 4 है कहीं पे, बिल्कुल 1 3 4 यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोग कि व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है। तो विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई क्या कहलाती है। तो यह ओवरलैपिंग सस्यन कहलाती है। क्या कहलाती है, अगर एक फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई जो होती है वह क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग सस्यन कहलाती है। ठीक है। और अगर हम बात करें अगली क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है कि मृदा के बिना जल माध्यम में पौधे की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति जो है एक्वाकल्चर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, एक्वाकल्चर कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत में झूम खेती के अंदर कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे बता दें 4.91 मिलियन हेक्टेयर। क्या हो जाएगा, 4.91 मिलियन हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और मैं कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में पूछती हूँ वह ज़रूर पूछूंगी, और आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी से कि सर्च करके आइएगा कि प्रथम कृषि क्या है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ की गई। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ की गई। अगला क्वेश्चन है आप सभी से, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी से कि जो है कृषि मूल्य आयोग, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यह बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग हमें दे दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रायश्वर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में आती रहूँगी। नमस्कार, बेस्ट फॉर योर एग्जाम।